नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के इस 9th पार्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिटेन अर्निंग्स की बात की और उसके बाद हम लायबिलिटीज़ की बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमने देखा लायबिलिटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में एक मेन चीज़ आपको देखनी होती है और वो है लॉन्ग टर्म डेट। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि ज़्यादा शराब और ज़्यादा लीवरेज बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। तो अगर किसी कंपनी पर ज़्यादा डेट है तो वो आपके लिए एक अलर्ट है। इसलिए कंपनी के डेट का डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और आज हम वही करने वाले हैं। मान लेते कि दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के ऊपर 100 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है और कंपनी बी के ऊपर 1000 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि इन दोनों में से किस कंपनी पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डेट है? देखो, सिर्फ डेट देखकर हम ये पता नहीं कर सकते कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट है या कम डेट है। उसके लिए हमें कंपनी के डेट को कंपनी की इक्विटी, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की साइज, इन जैसी चीज़ों के साथ कंपेयर करना होगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंपनी के हिसाब से कम है या ज़्यादा है। फिलहाल हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको डेट एनालिसिस सिखाने के लिए हमें किसी ऐसी कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ डेट है। तो डेट एनालिसिस करने के लिए हम जेट एयरवेज की बैलेंस शीट देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेट एयरवेज पर 5085 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है। जेट एयरवेज की ये सारी फिगर्स लैक्स में है, जिसे हमने करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताया है। तो जेट एयरवेज के ऊपर ये 5085 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म डेट है ये कम है या ज़्यादा, ये चेक करने के लिए हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो चेक करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। डेट टू इक्विटी फॉर्मूला में डेट लेते वक्त या तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डेट ले सकते हो या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ले सकते हो। एनालिसिस में क्लियरिटी आने के लिए आपको इन दोनों तरीके से डेट टू इक्विटी रेशो निकालना चाहिए। तो जेट एयरवेज का डेट टू इक्विटी रेशो है लॉन्ग टर्म डेट दैट इज 5085 करोड़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जेट एयरवेज की शेयर होल्डर्स इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हो निगेटिव में है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई होती है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ निगेटिव में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेट एयरवेज की शेयर होल्डर्स इक्विटी निगेटिव में है और निगेटिव 7139 करोड़ है। तो पहली चीज़ आपको ये करनी होगी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी निगेटिव में है तो वो क्यों है। तो उसके लिए आपको नोट नंबर 19 चेक करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि कंपनी की रिटेन अर्निंग्स क्या रही है और क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से कंपनी की रिटेन अर्निंग्स निगेटिव में है और कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी भी निगेटिव में है। तो नोट नंबर 19 चेक करने के बाद हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि कंपनी की रिटेन अर्निंग्स निगेटिव में इसलिए है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है और इस वजह से कंपनी की टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी भी निगेटिव में चली गई है, जो कि एक बहुत ही खराब बात है। तो यहाँ पर जेट एयरवेज की शेयर होल्डर्स इक्विटी निगेटिव में है और कंपनी के ऊपर 5085 करोड़ का लॉन्ग डेट है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो डेट है वो कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और इसी का अंजाम है कि जेट एयरवेज बैंक्रप्सी के इतने नज़दीक चली गई है। सो बेसिक और सिंपल सी चीज़ें होती है जिनका आपको एनालिसिस करना होता है और कंपनी के बारे में कंक्लूजन निकालना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेट एयरवेज की शेयर होल्डर्स इक्विटी पिछले 3 सालों से निगेटिव में चल रही है, जिसका मेन कारण है कंपनी के लॉसेस। तो यहीं से पता चल जाता है कि कंपनी की हालत क्या रही है और कंपनी की इस खराब हालत के साथ ही कंपनी पर जो बहुत सारा डेट है वो भी कंपनी के लिए घातक साबित हो रहा है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो एनालाइज करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखें कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होना चाहिए। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी उसके डेट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कंपनी का डेट उसके शेयर होल्डर्स इक्विटी से ज़्यादा है तो आपको देखना होगा कि ऐसा क्यों है और क्या कंपनी उस डेट को तुरंत रिपे कर पाएगी भी या नहीं। सो अगेन रिपीट करता हूँ, डेट का एनालिसिस करते वक्त कंपनी का डेट कम है या ज़्यादा ये चेक करने के लिए आपको डेट टू इक्विटी रेशो चेक करना पड़ेगा और साथ ही ये भी चेक करना होगा कि क्या कंपनी का डेट उसके शेयर होल्डर्स इक्विटी से ज़्यादा है या कम है। अगर कंपनी का डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी से कम है तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर कंपनी का डेट उसके शेयर होल्डर्स इक्विटी से ज़्यादा है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपको कंपनी के डेट को कंपनी के प्रॉफिट से भी कंपेयर करना होगा। यहाँ पर जेट एयरवेज का लॉन्ग टर्म डेट 5085 करोड़ है, वही जेट एयरवेज का लॉस 636 करोड़ है। तो ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि कंपनी को अपना ये डेट रिपे करते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं और फिलहाल हो भी रहे हैं। कंपनी का टोटल डेट इतना होना चाहिए कि कंपनी अपने 1 या 2 साल के प्रॉफिट से उस पूरे डेट को रिपे कर पाए। यानी अगर किसी कंपनी का डेट 500 करोड़ है और उसका 1 साल का प्रॉफिट 500 करोड़ के नज़दीक है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कंपनी का डेट कम है या ज़्यादा ये चेक करने के लिए आपको 2 मेन चीज़ें चेक करनी होगी। पहला डेट टू इक्विटी रेशो
और दूसरा कंपनी का डेट और कंपनी का प्रॉफिट आपको कंपेयर करना होगा। तो इन दो चीज़ों को करके आप आराम से कंपनी का डेट एनालिसिस कर सकते हो। तो ICICI सिक्योरिटीज़ के नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में दो चीज़ें हैं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो बैलेंस शीट पर हमने जो पहले दो वीडियोस बनाए थे जिसे हमने आपको देखने के लिए कहा है, वो वीडियोस देखने के बाद आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब तो पता चल गया होगा। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन चीज़ों का कोई डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उनके नोट्स पर जाकर चेक करिए कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें हैं। इनको आपको चेक करना ज़रूरी है, लेकिन इनका डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी शॉर्ट टर्म डेट। तो ICICI सिक्योरिटीज़ पर 672 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट है। तो आपको देखना होगा कि क्या कंपनी के पास उतना कैश या बैंक बैलेंस है जिससे वो अपना शॉर्ट टर्म डेट तुरंत रिपे कर पाए। तो एसेट साइड में करंट एसेट्स में आपको यहाँ कैश एंड कैश बैलेंसेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के पास 1497 करोड़ के कैश एंड कैश बैलेंसेस हैं। तो कंपनी आसानी से अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग चुका सकती है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को एनालिसिस करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग और कंपनी की कैश एंड बैंक बैलेंसेस को चेक करना होगा और देखना होगा कि क्या कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग से ज़्यादा कैश एंड बैंक बैलेंसेस है या नहीं। अगर कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म डेट से ज़्यादा कैश एंड बैंक बैलेंसेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको देखना होगा कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैसे चुकाएगी। तो यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आसानी से अपने कैश एंड बैंक बैलेंसेस से उस शॉर्ट टर्म डेट को आसानी से चुका सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में और भी तीन चीज़ें हैं, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इनका मतलब को उन दो वीडियोस को देखकर पता चल ही गया होगा। आपको बस नोट्स में जाकर चेक करना है कि ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ें हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, बट ध्यान ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी साइड का एनालिसिस पूरा होता है। उसके बाद बचती है एसेट साइड। एसेट साइड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। कई बार कंपनी अपनी कई सारी चीज़ें लोगों से छुपा कर रखती है और ये चीज़ें आप एसेट्स को एनालाइज करके पता कर सकते हो। तो अगले पार्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का 9th पार्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें courses@finnovations.com पर मेल करके बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।